बेटा हम लैंथेनाइड तत्वों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स में किस किस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हमने इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख रखा था। लैंथेनाइड तत्वों में हमने परमाणुओं के आकार में एक परिवर्तन को पढ़ रखा था। अगर मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट टाइप के गुण को पढ़ता हूं, तो अगले प्रकार का गुण है आयनन विभव। आयनन विभव को आप डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ रहे थे तो भी आपने पढ़ा होगा। आयनन विभव एनर्जी की वह मात्रा होती है जिससे आप किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से कहानी कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। तो अगर एनर्जी को कुछ अमाउंट देकर आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं तो ऊर्जा की वह मात्रा कहलाती है आयनन विभव। अब हमें लिखना है, इस बात को भी बताना है कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट हमारे पास हैं, इन तत्वों के आयनन विभव किस प्रकार चेंज होते हैं। वैसे तो मैं बताऊं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त सारणी में ये एलिमेंट लेफ्ट टू राइट रहते हैं, लेकिन मैंने यहां इन्हें ऊपर से नीचे की ओर लिखा है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणुओं के आकार में कमी आती है, और परमाणुओं के आकार में अगर कमी आई तो फिर परमाणुओं का आयनन विभव लगातार क्या होता है, बढ़ता है। जब भी कभी किसी परमाणु के आकार में लगातार कमी आती चली जाएगी, एटम्स को मैंने चेक किया 3-4, और उन 3-4 एटम्स में जिस एटम का साइज सबसे छोटा होगा उसका आयनन विभव सबसे अधिक होगा, और जिस एटम का आकार सबसे बड़ा होगा उसका आयनन विभव सबसे कम होगा। क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुओं का आकार लगातार घटता है, परमाणुओं के आकार में लगातार कमी आती है, इसका रिजल्ट ये आता है कि उनका आयनन विभव लगातार बढ़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर आयनन विभव में, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार, तत्वों के परमाणुओं का आकार घटता है। अतः उनके का मतलब उन तत्वों के आयनन विभव लगातार बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हो गई कि जब मैं लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलूंगा, तत्वों के परमाणुओं के आकार में कमी आएगी, और तत्वों के परमाणुओं के आकार में कमी आने के कारण आयनन विभव क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट की बात करूं, जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है जीडी। अगर मैं जीडी नाम के एलिमेंट की बात करता हूं, जीडी परमाणु क्रमांक होता है 64। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर मैं चेक करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f7 5d1 एंड 6s2। देखो मैं एक चीज बताऊं, जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, टिकाऊ होता है, उस समय उस तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है स्थायी, और कोई भी तत्व अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खोना नहीं चाहता। इसलिए स्थायी अवस्था में अगर तत्व से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए, यह बहुत कठिन कार्य होता है। बहुत कठिन कार्य का मतलब है उस समय उस तत्व से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी लगेगी, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उसका आयनन विभव भी कैसा होगा, ज्यादा। अब मैं स्थायित्व की अगर बात करूं तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट, चाहे वो लैंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड हो, जब उस पर एफ उपकोष में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तब स्थायी होता है, जब एफ उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तब स्थायी होता है, और जब एफ उपकोष में 14 एलिमेंट होते हैं वो तब स्थायी होता है। अर्थात अगर हमारा कोई भी एलिमेंट इन 3 स्टेज पर है
तो वो एलिमेंट उस समय सबसे ज्यादा स्थायी है, और इस दशा में उस तत्व के परमाणु या उस तत्व के आयन का जो आयनन विभव होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे अब एग्जाम्पल पर मैं आ जाता हूं, तो मैंने Gd गैडोलिनियम की बात करूं मैं, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है आयनन विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। मैं अगर चेक करता हूं 6s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा तो वो 6s से जाएंगे, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, पहला इलेक्ट्रॉन त्यागा कम एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागा कम एनर्जी लगी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए। 6s पर एको इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए मैंने 6s को हटा दिया। लेकिन ध्यान रखो 6s में कब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जब आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जो ऊर्जा लगेगी उसको क्या कहेंगे, तृतीय आयनन विभव, क्योंकि 5d का इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d पे है और तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी त्यागने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागने में कम एनर्जी, उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगेगी तीसरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने में। जैसे ही मैं 5d का तीसरा इलेक्ट्रॉन ये त्यागूंगा, 5d की इलेक्ट्रॉन खत्म। अब बात आती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन त्यागने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो बेटा 4th इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागा जाएगा, 4f7 से। और आपको पता है f पर जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन 4f7 से निकालेंगे, उस चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी अर्थात चतुर्थ आयनन विभव, यह चतुर्थ आयनन विभव बहुत अधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा ये चतुर्थ आयनन विभव। अर्थात अगर मैं चेक करता हूं कि जब भी कोई एलिमेंट इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आकर रुक जाता है, उस तत्व के लिए वो आयनन विभव सबसे अधिक होता है। क्योंकि मैंने देखा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के, 2 इलेक्ट्रॉन 6s से, 1 इलेक्ट्रॉन 5d से त्यागने पर एनर्जी तो थोड़ी सी कम लगी होगी एनर्जी, लेकिन थोड़ी सी कम एनर्जी लगी होगी। लेकिन इन दोनों को त्यागने के बाद जब मुझे 4s7 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, स्टेबल कंडीशन थी, और इस समय चौथा इलेक्ट्रॉन जब निकालना पड़ा उसके लिए बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता हुई होगी। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आयनन विभव का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो मैं इस बात को भी बताऊंगा आयनन विभव किसी तत्व के परमाणु के लिए आयनन विभव तब ज्यादा होता है जब हमें इलेक्ट्रॉन या तो F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F7 पे खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F14 पे खत्म हो जाए। जब इन 3 कंडीशंस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आकर खत्म होता है, उन तत्व के परमाणुओं का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल होता है। तो मैं इस कंडीशन को भी लिखूंगा यहीं पर। क्या लिखूंगा मैं कंडीशन को, कि जब F ब्लॉक एलिमेंट या F ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में F0, F7, F14 आ जाता है आ जाता है, तब तत्व अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी बना लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी बना लेते हैं, स्थायी बना लेते हैं, जिससे इन तत्वों से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, इन तत्वों से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा
अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे तत्वों का आयनन विभव भी अधिक होता है। अधिक होता है। तो बेटा मैंने इसको कैसे लिखा, पहले आप इस बात को चेक करेंगे। लिखा लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर, अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं लैंथेनाइड श्रेणी में, परमाणुओं के आकार में कमी आती है और परमाणुओं के आकार में कमी आयनन विभव में वृद्धि कर देती है। और मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखता हूं कि जब एफ ब्लॉक तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर F0, F7, F14, F0 मैंने लिखा नहीं यहां, F7, F14, अगर इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है तो ऐसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब वो हाई एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन को निकल सकता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने में उस समय बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, हम ऐसा कह सकते हैं ऐसे तत्वों का आयनन विभव भी कैसा होता है, अधिक होता है। तो ये बेटा हो गया आयनन विभव। अब मैं आगे चलता हूं कि चुंबकीय प्रकृति। एक गुण आयनन विभव में मैंने बता दिया, लैंथेनाइड सीरीज में आयनन विभव का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अब मैं बात करूंगा कि लैंथेनाइड तत्वों में चुंबकीय गुण किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। तो बेटा चुंबकीय गुण तो पहचाना जा सकता है, मैं थोड़ी सी यहां पर एक चीज लिखे देता हूं जिसे आप समझ जाओगे। क्या मैंने बताया था पहले भी, अगर किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अवेलेबल है, तो बेटा पदार्थ होता है अनुचुंबकीय। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो बेटा पदार्थ होता है प्रतिचुंबकीय। ऐसा तो मैंने पहले भी पढ़ रखा है। तो बस मुझे जब भी कभी किसी तत्व या उस तत्व के आयन की बात आएगी, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या उस तत्व के आयन में या उस तत्व के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो पदार्थ या तत्व या आयन या कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो तत्व या आयन हमारा कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है, हम इस बात को चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट अनुचुंबकीय है, क्या वो एलिमेंट प्रतिचुंबकीय है, हम इस बात को चेक करेंगे। जैसे मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, मुझे पता चला सीरियम 58, अगर सीरियम 58 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए बेटा Xe4F2 5D0 6S2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सीरियम का। अभी सीरियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं मैं उनको उनके ऑर्बिटल में भर के चेक करता हूं और चेक करेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा प्रतिचुंबकीय। मैं सीरियम को चेक करता हूं 4F2, मैं सबसे पहले 4F के इलेक्ट्रॉनों को भरूंगा। बेटा आप सभी को पता है 4F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 4F2 4F में 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 5D में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं भरने वाला भी नहीं। 6S2, S में 1 ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ही। अब मैं चेक करूंगा क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मैं देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करता हूं। 4F में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ F वाले पर ही 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं।
क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मैं युग्मित इलेक्ट्रॉन को चेक करने वाला नहीं, क्योंकि पहले से ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर पहले से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो हमारा सीरियम एलिमेंट है वो कैसा है, अनुचुंबकीय है। मैं इसी में से एक और चीज करके दिखाता हूं, आप बहुत ध्यान से इसको याद रखिए। अगर मेरे पास बाय चांस सीरियम प्लस चार्ज 4 लिखा हो, अर्थात प्लस चार्ज 4 का मतलब होता है सीरियम ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया, त्याग दिया। सोचो अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s से चले गए, तो 6s पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां 0 बचा। 4f से भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4f पर भी इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। और अब मैं अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनों को भरता हूं तो मुझे ना तो 6s पर इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहिए, ना मुझे 4f पर इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकल गए और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बेटा निकल गए 4f से। अब आप इस चीज को खुद से ध्यान देंगे, आप जैसे इस एलिमेंट को या इस आयन को चेक करोगे आप देखोगे 4f पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अयुग्मित, 5d पे तो था ही नहीं, 6s पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण मैं ऐसा मान लूंगा कि हमें यहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण पदार्थ कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। अभी मैं एक और बात करूंगा बेटा, ये क्वेश्चन आप भी ध्यान दोगे। मेरे पास ल्यूटीशियम नामक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 71, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं चेक करता हूं Xe 4f14 5d1 6s2। अब मैं चेक करूंगा क्या ल्यूटीशियम जो एलिमेंट है 71 क्या ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय? बेटा अब इसको आप लोग ध्यान दोगे कैसे। F पर 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 7 ऑर्बिटल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, अर्थात 4f के इलेक्ट्रॉनों में कोई भी अयुग्मित नहीं है। 5d पर 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसका मतलब ये अयुग्मित है। फिर यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एलिमेंट की बात करूं तो मुझे एक जगह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्योंकि मुझे एक जगह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। मैं बताऊंगा कि ल्यूटीशियम जो एलिमेंट है यह प्रकृति में कैसा होगा, अनुचुंबकीय। आप इसको भर के भी देख सकते हैं। अब जैसे मेरे लिए एक क्वेश्चन आता है Lu प्लस चार्ज 3, Lu प्लस 3 कहता है मुझे यह पता करना है Lu प्लस 3 अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। देखो बेटा प्लस 3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s से लूज किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा 5d से, तो 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। इलेक्ट्रॉन कहां का बचा, केवल 4f14। अब मुझे इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भर के देखना है। बेटा आप सभी क्लास फर्स्ट ईयर पे भी इस बात को पता कर चुके हो, f ब्लॉक एलिमेंट के या f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए 7 ऑर्बिटल बनाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और मैं एक और ऑर्बिटल बना लेता हूं 7। अब 7 ऑर्बिटल में आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये और ये इलेक्ट्रॉन तो भरे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं इसने, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन जब मैंने त्याग दिए, मैंने देखा कि अब मेरे पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, बिना जोड़े वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, हर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका जोड़ा ना बना हो, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि बेटा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, Lu प्लस 3 स्टेज पर कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। तो अगर मुझसे पूछता है Lu परमाणु या Lu शून्य ऑक्सीकरण अवस्था पर अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, मैं बताऊंगा Lu शून्य ऑक्सीकरण अवस्था पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, अनुचुंबकीय है। लेकिन जब Lu ट्राइवेलेंट फॉर्म में होता है, ट्राइवेलेंट का मतलब प्लस 3 की स्टेज में होता है, उस पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है और इस स्टेज पर वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय।
तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है तो अनुचुंबकी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो प्रतिचुंबकी। अगर पॉजिटिव स्टेज पर है, किसी ऑक्सीकरण अवस्था पर है, तो आप उतने इलेक्ट्रॉन लूज करके आप बता सकते हो उसका नेचर कि अनुचुंबकी है पदार्थ की प्रतिचुंबकी है। तो मैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। आपको एक और काम करना है कि आपको YB 70, आपको यह पता करना है कि YB 70 जो है ये किस नेचर का है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। और आपको एक बात और पता करना है कि YB 70 जब +2 स्टेज पर होता है, +2 स्टेज पर होता है, इस अवस्था पर यह अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। आपको YB एटम के लिए निकालना है और YB आयन के लिए भी निकालना है। इन दोनों एटम और आयन का मतलब एटम के लिए निकाल लोगे, आयन के लिए निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे, लूज करोगे, त्याग दोगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल से होंगे, और फिर चेक करोगे क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। और जब आपको पता हो जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, आप आसानी से बता सकते हो कि पदार्थ अनुचुंबकीय होगा उस समय या प्रतिचुंबकीय होगा। तो आप इन दोनों YB 70 और YB +2, इन दोनों का जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे और चुंबकीय प्रकृति का पता करोगे, और उस चुंबकीय प्रकृति में नेचर में क्या आया है ये मुझे कमेंट बॉक्स पर बता दोगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। मैं इस लिखे हुए सारे हिस्से को मिटा देता हूं। हम नेक्स्ट टाइप का गुण पढ़ते हैं कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स में अगले प्रकार का गुण हमारा कौन सा है। तो बेटा मेरे पास लैंथेनाइड सीरीज में एक नया गुण आता है, अगला गुण, कि लैंथेनाइड एलिमेंट का जो आयन होता है वो कौन सा रंग प्रोड्यूस करता है अपने साल्ट में। जैसे मेरे पास लैंथेनाइड एलिमेंट के द्वारा बनाया गया कोई साल्ट है, कोई कंपाउंड है, तो मुझे यह चेक करना है कि यह कंपाउंड जब आयनिक फॉर्म में आया, आयन के रूप में टूटा, क्योंकि मेटल होते हैं सारे के सारे लैंथेनाइड एलिमेंट, तो आयन का निर्माण करेंगे। तो मुझे इस बात को चेक करना है कि जब लैंथेनाइड एलिमेंट आयन का निर्माण करते हैं या किसी साल्ट का निर्माण करते हैं, उस साल्ट का कलर क्या होता है, साल्ट किस कलर को रिप्रेजेंट करेगा और किस कलर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हालांकि मैं कलर के विषय में एक छोटी सी बात आपको नोट करा देता हूं। जब भी किसी साल्ट या आयन के कलर की बात होने लगे, आप ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत ही छोटी चीज है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है। अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, किसी साल्ट में उपस्थित आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो जो आयन होगा बेटा वो रंगीन होगा, कोई ना कोई कलर देगा। और बेटा अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं, तो बेटा फिर जो हमारा आयन होगा वो रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। लेकिन अब बात आती है सर जी कि हम ये तो जान गए कि कौन सा रंगहीन नहीं है, जो रंगहीन है ये मैं उसको समझ गया, लेकिन बेटा जो रंगीन है मैं अब उसके कलर को कैसे पहचानूं। रंगीन का मतलब तो कई कलर हो सकते हैं, पता नहीं किस कलर का हो। तो बेटा अगर कलर नहीं देता है, रंगहीन है, तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर रंगीन है तो वो किस किस टाइप के कलर देता है, इसको हम पढ़ेंगे एक चार्ट की सहायता से। तो मैं वो चार्ट बना देता हूं बेटा। चार्ट में कुछ कॉलम रहेंगे। पहला F, ओ कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 0, 2, 3, 5, 6। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, कंपाउंड या आयन रंगहीन रहेगा। मैं बताऊंगा अभी क्यों रंगहीन रहेगा, क्योंकि उस समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होने पर आयन या वो कंपाउंड ग्रीन कलर का होगा।
हरा रंग देगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होने पर गुलाबी रंग प्राप्त होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होने पर पीला रंग प्राप्त होगा, और जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होने पर हल्का गुलाबी रंग प्राप्त होगा। हल्का गुलाबी आपको लगभग रंगहीन नजर आएगा, लगभग रंगहीन, काफी हल्का गुलाबी आपको प्राप्त होगा ये। लेकिन सर क्या इतनी ही है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सके, इससे कम ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त हो सकते? हो सकते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 या 14 हो रंगहीन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 12 हो हरा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 या 11 हो गुलाबी, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 या 9 हो ऐसी सिचुएशन पर पीला, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 या 8 हो तो हल्का गुलाबी या लगभग रंगीन। अब बेटा से सेम दूसरी चीज क्या है? सर आपने जस्ट बगल में नंबर लिख दिए। बेटा इतना ध्यान रखना है, सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना है? आप एक विशेष नंबर याद रख लोगे 14, 14। क्यों? अब उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 0 और 14 का योगफल 14 होता है, इसलिए 0 इलेक्ट्रॉन और 14 अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए पदार्थ रंगहीन। दूसरा आता है 2 और 12 का योगफल 14 होता है। अतः यदि किसी तत्व के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या तो 2 मिले और या तो कितने मिले? 12। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 और 12 मिलने पर यौगिक का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाएगा। फिर अगर किसी तत्व के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 या 11 मिली, 3 या 11 का मतलब 3 अगर मुझे याद है 11 अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि 3 और 11 का योगफल कितना होता है? 14। 3 और 11 मिल जाने पर कलर कैसा कंपाउंड देगा? गुलाबी। अगर किसी कंपाउंड में उपस्थित लैंथेनाइड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 मिलता है या 9, 5 को अगर जान गए 9 जान जाओगे, क्योंकि 5 और 9 का योगफल कितना होता है? 14। ऐसी सिचुएशन पर पदार्थ किस कलर का रंग देगा? पीले कलर का देगा। और यदि किसी लैंथेनाइड एलिमेंट के किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय मुझे उसमें 6 या 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो कैसा कलर देगा? हल्का गुलाबी। बेटा 6 या 8 का मतलब 6 और 8 का योगफल कितना होता है? 14। तो अगर इनमें से आप केवल आगे वाले ये नंबर याद करके चलते हो 0, 2, 3, 5, 6, तो 0, 2, 3, 5, 6 से मुझे लास्ट के नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे, ये वाले नंबर। अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल कैसे रहेंगे। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है, लिखा है La57+3। La57+3 जो है ये किस प्रकार का कलर्ड आयन बनाएगा? किस प्रकार इस आयन का रंग क्या होगा? तो बेटा 57 का मतलब है मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा क्या था? Xe था। F क्यों नहीं लिखा इसमें? क्योंकि F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 0 थी। मैं 0 लिखे देता हूं। F बेटा यहां क्यों नहीं लिखा था? इलेक्ट्रॉन था ही नहीं F पे, तो F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने की वजह से मैंने उसको नहीं लिखा था। 5D पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, और 6s पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। अभी La3 का मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन 6s से गए, 6s खत्म। 1 इलेक्ट्रॉन 5D से गया, 5D खत्म। चेक करके बताओ 4f पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। क्योंकि 4f पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, La+3 कैसा होगा? रंगहीन होगा। मैं ये लिख दूंगा La3 कैसा होगा? रंगहीन। क्यों? क्योंकि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 0 या 14 है, और 0 या 14 होने की वजह से मैंने इसको क्या बताया? रंगहीन है। अभी आगे चलते हैं। मेरे पास एक और एलिमेंट मिलता है, हम इस एलिमेंट को चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है, मैं किसी एलिमेंट को ले लेता हूं, Sm को ले लिया मैंने। Sm62 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe। अगर मैं बात करता हूं 4f6,
5d06s2 मुझसे पूछता है Sm+2। Sm+2 का कलर कैसा होगा? अगर Sm+2 कोई आयन बनाए, किसी कंपाउंड में Sm+2 ने कोई कंपाउंड बनाया है, कोई आयन बनाया है, इस आयन का कलर क्या होगा? +2 का मतलब बेटा समझते हो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से लूज किए जाएंगे? सबसे पहले 6s से। अगर 6s से इलेक्ट्रॉन लूज किए गए, 6s खत्म, 5d पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, 5d खत्म, बचा कौन? 4f6। अब मुझे 4f6 के इलेक्ट्रॉनों को भरना है, या ऐसे भी सोच लो 4f6 बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं f में? 6, क्योंकि f में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं अपने चार्ट पर आऊंगा और 6 इलेक्ट्रॉन को चेक करूंगा, ये कैसा होगा, हल्का गुलाबी या लगभग रंगहीन। मैं लिख दूंगा Sm+2। Sm+2 कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। इस प्रकार से बेटा अगर आप चेक करोगे तो किसी भी आयन का, जितने भी आयन आपको दिए जाएंगे, हर एक आयन का कलर आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस आयन के कलर को निकालने में। अब मैं बेटा आयन के कलर के लिए एक आपके लिए लिखे देता हूं, आपको इस आयन का कलर निकाल के दिखाना है। किसका? Lu+3 का। Lu71 और Lu+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए गए हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d से 1 इलेक्ट्रॉन। और आप चेक करोगे इस बात को कि ये Lu+3 आयन है, ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा। आप कलर प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां चेक करोगे, और जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करोगे, जस्ट उसके बगल में मैंने कलर को लिख दिया है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन कैसे याद रखने हैं सर? ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? तो कॉम्बिनेशन उसी 2 एलिमेंट की संख्या का, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बनाया जाता है जिनका योगफल कितना हो? 14। 0 और 14 का योगफल 14, 2 और 12 का सम 14, 3 और 11 का सम 14, 5 और 9 का सम 14, एंड लास्ट में 6 और 8 का जो सम होता है बेटा ये भी 14 ही आता है, इसलिए ऐसा बनाया गया। तो आप कलर कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से ध्यान रखोगे इस चीज को कि किस प्रकार का कलर एलिमेंट का आयन देने वाला है, और उस कलर को आप तैयार रखोगे। कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, कह देता है, जैसे मुझे देता है Sm+2 का इस कलर का होता है, तो आप बताओगे Sm+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मुझे F पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। 4F पर 6 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह हल्के गुलाबी रंग के आयन को प्रोड्यूस करता है, हल्का गुलाबी रंग देता है। तो बेटा ये कलर कॉम्बिनेशन हो गया आपके लिए। मैं इस भाग को मिटा देता हूं, मैं नेक्स्ट टाइप के गुण पर चलता हूं कि लैंथेनाइड सीरीज में अगला गुण क्या है। बेटा अगला गुण आता है क्षारीय प्रकृति, क्योंकि मैंने देखा है लैंथेनम जो मेटेलिक एलिमेंट है, ये मेटेलिक एलिमेंट पॉजिटिव आयन रखते हैं, और पॉजिटिव आयन जो है वो निगेटिव आयन से रिएक्शन करते हुए LaOH का होल थ्राइड कुछ हाइड्रोक्सिल कंपाउंडों का निर्माण करते हैं, जैसे ये है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा इन दोनों के बीच में कंपाउंड कैसे बना आप जानते हो। लैंथेनाइड एलिमेंट की जो प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 है, और हाइड्रोक्सिल आयन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। अगर इसके बीच में कंपाउंड बनाना होगा, मैंने कंपाउंड कैसे बनाया, La के लिए +3, हाइड्रोक्सिल के लिए -1, मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो La1OH का होल थ्राइज, La का 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो La1OH का 3 से हुआ तो OH का होल थ्राइज, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता मैं 1 को मिटा देता हूं, तो LaOH का होल थ्राइज बना। क्योंकि OH आयन है, प्रकृति में तो पक्का क्षारीय रहने वाला है। और मैं एक और एलिमेंट को देखूंगा, सबसे फर्स्ट एलिमेंट और सबसे लास्ट एलिमेंट, Lu भी अगर कंपाउंड बनाएगा OH के साथ तो LuOH का होल थ्राइज। तो सबसे पहली बात मैं अगर यहां से बताना स्टार्ट करूं, LaOH का होल थ्राइज, LaOH जो है अगर मैं इसको आयन में ब्रेक करता हूं तो OH आयनों में ब्रेक करते हुए होते हुए OH माइनस आयन बनाएगा, और OH माइनस आयन बनाएगा, इसलिए मैं इसको कैसा बताऊंगा कि ये प्रकृति में कैसा है, क्षारीय है। दूसरी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी धातु के अगर हाइड्रोक्साइड की बात आती है, धातु का हाइड्रोक्साइड या धातु का ऑक्साइड दोनों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि किसी भी धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। किसी भी धातु का चाहे हाइड्रोक्साइड लिया जाए चाहे ऑक्साइड लिया जाए, दोनों का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, नेचर क्षारीय होता है। क्योंकि लैंथेनाइड तत्व भी धातुएं हैं, अतः इनका भी हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय। तो मैं इस बात को भी लिखूंगा क्योंकि लैंथेनॉयड तत्व भी धातुएं हैं, अतः धातुएं हैं, अतः लैंथेनॉयड एलिमेंट्स को ऐसे लिखते थे Ln से के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड भी प्रकृति में क्षारीय होंगे, भी प्रकृति में क्षारीय होंगे। तो बेटा मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कोई भी अगर धातु है तो उस धातु के ऑक्साइड और धातु का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब भी जलीय विलयन में डालता जाता है वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है। क्योंकि लैंथेनाइड एलिमेंट भी धातु हैं, अतः इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसे होगी? क्षारीय होगी। अब बेसिक नेचर पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो भी हाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइड के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, चाहे वो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड हो, सीरियम हाइड्रोक्साइड हो, ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड हो, किसी भी धातु का हाइड्रोक्साइड जितनी सुगमता से, सरलता से OH आयन को रिलीज कर देता है, त्याग देता है, उसकी प्रकृति उतनी ही अधिक क्षारीय। जैसे अगर मैं बात करूं CaOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस, इन दोनों को जल में घोलने पर Ca डबल प्लस चार्ज बनाता है और OH माइनस आयन बनाते हैं। इसमें Al ट्रिपल प्लस चार्ज बनाता है और OH माइनस चार्ज बनाते हैं। दोनों ने जल में घोले जाने पर OH आयन प्रोड्यूस किए, बल्कि Ca ने कम OH आयन प्रोड्यूस किए और Al ने ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस किए। लेकिन जब मुझे बात उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो लोग क्या कहेंगे? इसने ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस किए हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा प्रबल क्षार है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि 2 OH माइनस आयन देता है, ये दुर्बल क्षार है। लेकिन बेटा नेचर इसका जस्ट विपरीत है। कैसे नेचर विपरीत है? AlOH का होल थ्राइड जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन कम मात्रा में देता है, शीघ्रता से हाइड्रोक्सिल आयन नहीं त्यागता है। एल्यूमिनियम अपने अंदर से हाइड्रोक्सिल को शीघ्रता से नहीं त्यागता है, सुगमता से नहीं त्यागता है, सरलता से नहीं त्यागता है। इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलते ही तुरंत शीघ्रता से जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर हाइड्रोक्सिल आयन को लूज कर देता है, हाइड्रोक्सिल आयन को त्याग देता है। क्योंकि यह शीघ्रता से हाइड्रोक्सिल आयन को त्याग देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होगा और उसकी अपेक्षा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय होगा। तो प्रबल क्षारीय पदार्थ कौन सा कहलाएगा? जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड अपने हाइड्रोक्सिल आयन को जल्दी से लूज कर देगा, प्रबल क्षारीय। और जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड अपने हाइड्रोक्सिल आयन को शीघ्रता से नहीं त्याग पाता है, वो दुर्बल क्षारीय होगा।
अब मैं बताऊंगा कि प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय इस सीरीज में किसको माना जाए। देखो बेटा एक चीज तुमको बताएं, लैंथेनम में ऊपर से नीचे आने पर सभी एटम का साइज घटता है, आपको पता है, अर्थात लैंथेनम का साइज बड़ा होगा और उस हिसाब से ल्यूटीशियम का साइज सबसे छोटा होगा। लैंथेनम सबसे बड़े साइज का, ल्यूटीशियम सबसे छोटे साइज का। इस सीरीज में जब भी आप इधर आते हो ऊपर से नीचे देखते हो, नीचे वाले का साइज छोटा है, ऊपर वाले का साइज बड़ा है। ये लैंथेनम का एटम है बड़े साइज का, ल्यूटीशियम का एटम है छोटे साइज का। इसके साथ मैंने एक हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ दिया और एक हाइड्रोक्सिल मैंने इसके साथ जोड़ दिया। ये लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ये ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया। अभी सोचो लैंथेनम के सेंटर और हाइड्रोक्सिल आयन के सेंटर के बीच की दूरी ज्यादा है, यहां ल्यूटीशियम का साइज छोटा है, इसलिए इनके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कम है। अगर लैंथेनम और हाइड्रोक्सिल आयन के सेंटर के बीच की दूरी ज्यादा है तो इसके और इसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कैसा होगा? कम होगा। अगर इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होगा, यह जल्दी से OH आयन को त्याग सकता है। डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स कम। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है ये OH आयन को शीघ्रता से त्याग सकता है, और जब OH आयन को शीघ्रता से त्याग कर देगा तो जो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड होगा ये प्रबल क्षारीय होगा। और क्योंकि ल्यूटीशियम का साइज छोटा है, इसके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कम है, और बीच की डिस्टेंस कम, इसका मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। और क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, यह जल्दी से OH को आयन के रूप में नहीं त्याग सकता, और जब जल्दी से OH को आयन के रूप में नहीं त्यागेगा तो LuOH का होल थ्राइज का जो क्षारीय नेचर होगा वो कम रहेगा। अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी में जब मैं बाएं से दाएं चलता हूं तो परमाणुओं के आकार में लगातार कमी आती है, और परमाणुओं के आकार में जब जब कमी आती है पदार्थों का जो क्षारीय नेचर होता है वो घटने लगता है, क्योंकि परमाणु छोटा हो गया, उसने OH आयन को मजबूती से पकड़ लिया, और जैसे ही OH आयन को मजबूती से पकड़ा OH आयन जल्दी से छूटा नहीं, और क्योंकि OH आयन जल्दी से नहीं छूटा है इसलिए उसका क्षारीय नेचर कैसा हो गया? कम। तो मैं बेसिक नेचर की अगर बात करूंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि लैंथेनाइड Ln लैंथेनाइड श्रेणी में, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों द्वारा बनाए गए ऑक्साइडों या हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। तो बेटा भाई इस बात को याद रखोगे कि अगर मैं लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो जो भी एलिमेंट मिलते जाते हैं उनकी लगातार क्षारीय नेचर क्या होता है? घटता रहता है। तो बेटा आज मुझे जितने गुण पढ़ाने थे मैंने पढ़ा दिए हुए हैं। अभी भी लैंथेनाइड श्रेणी में कुछ गुण और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के उपयोग बाकी रह गए हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के वो गुण जो अभी मुझे पढ़ाने हैं और जो भी उपयोग हैं, बेटा इन उपयोगों को पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आज इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।